गरीब बेटी का जादुई कुकर। वाह वाह। काम की सारी थकान ही उतर जाती है जब भी मैं अपनी बेटी के हाथों से बना खाना खाता हूँ। भगवान ने हमारी सिया के हाथों में बहुत शीरी दी है। इसके हाथ की तो दाल भी पनीर से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। शुक्रिया दादी। और बाबा, वो बाबा। क्या बात है, कुछ कहना है क्या? हाँ बाबा, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक ढाबा खोल लूं। आप और माई दोनों ही सारा सारा दिन मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बच पाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी घर में कोई सहारा लगाऊं और हमारे घर के हालात भी सुधर जाएं। सिया ने ये बात डरते डरते कही। दरअसल सिया एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसका बाप भट्टी पर और माँ घर में सिलाई का काम किया करती थी, लेकिन दोनों की ही आमदनी बहुत कम हो पाती थी, जिसके कारण घर में तंगी का माहौल बना रहता था। अपनी बेटी की ये बात सुन केशव बोला। बेटा, मैं तेरी मानसिकता को समझता हूँ, लेकिन जब तक तेरे सिर पर तेरे बाप का साया है तू ऐसे किसी काम के बारे में सोचना भी मत। हमारे घर की औरतें या लड़कियां ऐसे बाहर निकलकर काम नहीं करती हैं। लेकिन बाबा, अब जमाना बदल गया है। आप भरी दोपहरी में भी भट्टी पर काम करते हैं और माई सारा दिन हाथ की मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती है, लेकिन इस सब के बाद भी हमारे घर में पैसे की तंगी बनी रहती है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे हाथ से बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है और फिर मुझे खाना बनाना पसंद भी है, तो मैं ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे ऐसे बाहर तो काम करने नहीं दूंगा। जमाना बहुत खराब है। अगर तुझे ऐसा कुछ ही करना है तो तुझे यहीं पास की फैक्ट्री के टिफिन के ऑर्डर लाकर दे दूंगा। घर बैठे तू सभी टिफिन को रेडी कर देना। अपने बाबा की बात पर सिया राजी हो गई। वो रोजाना इंतजार करती थी कि उसका बाप उसके लिए कोई काम लेकर आएगा, लेकिन केशव को तो बस इस सब के बारे में याद भी नहीं था। घर में तंगी का माहौल बना हुआ था, जिसे देख देख कर सिया अंदर ही अंदर घुलती रहती थी। गायत्री बहू, क्या हुआ? ऐसे बाजू पकड़े क्यों बैठी है? कुछ नहीं माँ, वो कल जरा ज्यादा सिलाई कर ली थी तो इसी वजह से बाजू में दर्द है। माँ, अगर ज्यादा दर्द है तो चलो आओ, दवा लेने चलो। नहीं बेटा, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मैं यही सरसों का तेल लगा लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। माई, मैं जानती हूँ तू दवा इसीलिए नहीं ला रही ना, क्योंकि दवा पैसों की आती है। सिया की बात पर गायत्री कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी से ये सब जाहिर हो चुका था कि गायत्री पैसों की तरफ से ही मजबूर थी। वहीं दूसरी तरफ चाचा, आज पूरे 5 घंटे काम किया है। 5 घंटे? हाँ, 5 घंटे का तेरे बने पूरे 100 रुपए। क्या मालिक, मैं यहाँ 2 सालों से काम कर रहा हूँ, कभी तो थोड़ा मेहनताना बढ़ाओ। अरे चुपचाप यही रख ले। हाँ जी केशव जी, आप बताइए। मेरे ख्याल से आज तो आपने बस 3 घंटे ही काम किया है। जी हाँ। ये लीजिए, आपके बने आज के 60 रुपए। मालिक। पैसा बढ़ाने की बात मत करना। केशव जी, वैसे आप मेरी माने तो अब इस काम को छोड़ दीजिए। अब आपके शरीर में वो सत नहीं रहा जो पहले था। केशव सारा दिन भट्टी की गरमाई में तपकर घर को 60 रुपए ले आया। उसका मालिक सही बोल रहा था। केशव के शरीर में अब वो जान बाकी नहीं थी जैसे कि वो पहले काम किया करता था। माँ बाप की मेहनत सिया को चिंता देती थी। बाबा, उस टिफिन वाले काम का क्या हुआ? वो बेटा, मैंने उसके बारे में पूछा नहीं है। लगता है बाबा मुझे बस बहला रही हैं। वो मेरा कोई काम शुरू नहीं करवाएंगे। अब मुझे ही कोई ऐसा काम करना होगा जो बाबा को पता भी ना चले और घर में मदद भी हो जाए। क्या सोच रही है सिया? कुछ नहीं बाबा। ला, खाना लेकर आ। लाई। अपने बाबा को खाना देकर सिया घर से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है? वो बाबा, आज मुझे अपनी सहेली कोमल के घर जाना था, तो वो मुझे मेहंदी सिखाएगी। अच्छा चली जा, मगर समय से घर आ जाना। जी। सिया अपने बाप से झूठ बोलकर घर से निकल आई। मैं आज घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकली हूँ। कोई ऐसा काम जिसकी बाबा को पता भी ना चले और मेरा काम भी बन जाए। सिया ऐसे सोचते हुए चलने लगी। चलते चलते किसानों की जमीनें आ गई और वहीं सिया को एक खेत में काम मिल गया। वो खेत एक बूढ़े आदमी का था। बेटी, सुबह से दोपहर तक मैं यहाँ काम कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा शरीर दर्द करने लगता है, तो तुम दोपहर से शाम तक यहाँ काम करना।
ठीक है काका। सिया काम पाकर बहुत खुश हुई। फिर क्या था, वो रोजाना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती थी और दोपहर को समय से घर में मेहंदी सीखने को बोलकर खेतों में काम करने आ जाया करती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से सिया की खेत में आंख लग गई और जब उसकी आंख खोली, अरे ये किस तरह की आवाज है? लगता है यहीं पास के जंगल में कोई जानवर मुसीबत में है। सिया ने उस आवाज का पीछा किया तो उसे झाड़ियों में फंसा हुआ एक हिरन दिखाई दिया। अरे नहीं, ये बेचारा यहाँ फंस गया है। डरो मत प्यारे हिरन, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिया ने ऐसे ही बातें करते हुए उस हिरन को झाड़ियों से निकाला। झाड़ियों से आजाद होते ही वो हिरन एक सुंदर परी में बदल गया। आह, तुम तो शुक्रिया प्यारी लड़की, तुमने मेरी मदद की। जानती हो मैं श्राप में फंसी हुई थी जिससे तुमने मुझे निकाल दिया। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे, सिया ने कुछ देर सोचकर परी को अपने घर के हालातों के बारे में बताया। मैं समझ गई, तुम कुछ ऐसा चाहती हो जिसके जरिए तुम अपने परिवार को खुश रख पाओ और वहीं तुम्हारे लिए थोड़ी कमाई का भी जरिया बने। ये लो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। परी ने आसमान में अपनी छड़ी घुमाई और तभी वहां एक जादुई कुकर हाजिर हो गया। कुकर? कुकर नहीं, जादुई कुकर। इससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मांग कर देखो। ठीक है जादुई कुकर, जल्दी से मुझे कुछ स्वादिष्ट खिलाओ। सिया के ऐसे बोलते ही जादुई कुकर तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। अचानक ही उसके छोटे छोटे हाथ, पांव और मुंह निकल आए और उसकी सीटी भी बजने लगी। अभी रुको नन्ही लड़की, बस 2 मिनट। सिया ये सब कुछ देख हैरान हो गई। कुछ ही देर में जादुई कुकर में बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनकर तैयार हो गई और उसके छोटे छोटे हाथों में 2 बिरयानी की प्लेट भी आ गईं। अरे वाह! सिया ये चमत्कार देख हैरान थी और बहुत खुश भी थी। वो खुशी खुशी उस कुकर को अपने घर ले आई और सभी को पूरी बात बताई। क्या सच में ये जादुई कुकर है? हाँ दादी, बताइए आपको इससे क्या चाहिए? सोचने दो, बड़े दिन हो गए खीर खाए हुए। लीजिए, अभी हम इससे खीर ही मांगेंगे। हे जादुई कुकर, मेरे लिए जल्दी से खीर बनाओ। सिया के ऐसे बोलते ही जादुई कुकर के फिर से हाथ, पांव और मुंह निकल आए। बिल्कुल, अभी 2 मिनट रुको प्यारी बच्ची। कमाल है, ये तो बोल रहा है। इस पर यकीन नहीं होता। लगभग 2 मिनट में ही जादुई कुकर में खीर बन गई और उसके नन्हे नन्हे हाथों में 2 कटोरियां भी आ गई जिनमें खीर थी। जादुई कुकर का ये कमाल देख सभी घर में हैरान रह गए। अरे वाह, ये मेरी बच्ची की ईमानदारी का नतीजा है। जादुई कुकर, चलो अब मुझे भी जल्दी से पाव भाजी खिलाओ। बस अभी रुको, जादुई कुकर कुछ भी बना सकता है। ऐसे बोलकर जादुई कुकर फिर से चमका और उसकी सीटी बजी। सीटी पूरी होते ही गर्मा गर्म भाप उठती हुई पाव भाजी तैयार हो गई और सभी ने उस दिन भर पेट अच्छा खाना खाया। जादू पूरा होते ही वो कुकर वापस से नॉर्मल हो जाता था। सभी उस कुकर को पाकर बहुत खुश थे। सिया अपने हाथों से रोटियां बनाती थी और साथ में अच्छी अच्छी चीजें कुकर से मांगकर घर वाले खाया करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन सिया अपने बाप केशव से बोली, बाबा अब तो हमारे पास जादुई कुकर है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मतलब? वो फैक्ट्री के टिफिन वाला काम। अच्छा, वो काम? जी, इस तरह हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। केशव को सिया की बात ठीक लगी क्योंकि अब उनके पास जादुई कुकर था। केशव ने इस बार बात को टाला नहीं और उसने फैक्ट्री के टिफिन बनाने की बात कर ली। सभी को उसने सैंपल के तौर पर जादुई कुकर में बना खाना चखाया भी था। अरे खाना तो बहुत अच्छा है। आप जो बोल देंगे हम वही बना देंगे, बस आप ऑर्डर दीजिए। ठीक है, तुम्हारा काम पक्का। अभी हम शुरुआत में रोजाना 50 टिफिन बनवाया करेंगे। जी, मेहरबानी। केशव को वहां से काम मिल गया। अब सिया रोजाना फैक्ट्री के टिफिन बनाया करती थी जिसकी वजह से अब उनकी अच्छी आमदनी होने लगी थी। सिया बेटा, आज 150 टिफिन बनाने हैं।
जी बाबा, हे जादुई कुकर, जल्दी से मुझे स्वादिष्ट बिरयानी बना कर दो। अभी लो। सिया जादुई कुकर की मदद से अच्छी कमाई कर रही थी। ऐसे ही काम करते करते उसने अपने घर के हालातों को बदल दिया था। अब उसके माँ बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सिया ने अपने बलबूते पर ही पक्का मकान बनवा लिया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।